डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग रूल 42 में, तो अगर मैं एक व्यवसायी हूँ, एसएससी हूँ और मैं टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों तरह की सप्लाई में डील करता हूँ, तो मुझे जितना भी क्रेडिट अवेलेबल है, मुझे उसमें से किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा, ये हम लोग जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि हम एग्जम्प्टेड सप्लाईज को कैसे देखते हैं। आज इस वीडियो में उस रेशो के बेस पे, जो टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई का मुझे रेशो होता है, उस रेशो के बेस में मुझे क्रेडिट कैसे मिलता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। रूल 42, रूल 42, जिसमें हमें ये कैलकुलेशंस बताई गई है, समझाई गई है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले रूल 42 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे को बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं कि एक T1 है, T2, T3, जिसमें T का मतलब होता है कि टोटल क्रेडिट, और T1, T2, T3 हमारे पास तीन तरह के क्रेडिट होते हैं जो हमें नहीं लेने होते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास टोटल क्रेडिट है, उनमें से कुछ ऐसा क्रेडिट है जो पर्सनल कंजम्पशन से रिलेटेड है, मतलब T1, कुछ ऐसा क्रेडिट है जो मेरी एग्जम्प्टेड, प्योरली एग्जम्प्टेड एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको हम T2 बोलते हैं, और ऐसा क्रेडिट जो मेरा ब्लॉक क्रेडिट है उसको हम T3 बोलते हैं। तो ये तीनों क्रेडिट जो है वो मुझे अपने लेजर्स में से माइनस करने होते हैं। फाइनली जो मेरे पास क्रेडिट बचता है, तो टोटल क्रेडिट में से उसको हम बोलते हैं C1। तो अगर फार्मूले की तरह से बात करें तो T जो C1 इज इक्वल टू है वो T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 होता है। जब उसके बाद अगर मेरे पास C1 क्रेडिट आ गया, और C1 क्रेडिट में से वो क्रेडिट जो मेरा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल से रिलेट करता है, तो मैं अगर उसको माइनस कर देता हूं, जिसे हम T4 बोलते हैं, तो मेरे पास आता है C2, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब C2 जो क्रेडिट है वो कॉमन क्रेडिट है, और कॉमन क्रेडिट में जो मुझे रूल्स के हिसाब से बताया गया कि मेरा कोई भी क्रेडिट है, तो लेट अस से मेरे पास एक टेलीफोन का बिल लगा है, और मेरे पास टेलीफोन लगा है और उसका बिल मेरे पास आता है, तो मेरे उस टेलीफोन से मैं टैक्सेबल एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा भी करता हूं, एग्जम्प्टेड से रिलेटेड भी करता हूं, और कुछ पर्सनल कॉल भी होती हैं। तो उन्होंने बोला कि कॉमन क्रेडिट में से अगर मैं वो खर्चा जो मेरा पोर्शन जो मेरा एग्जम्प्टेड से रिलेटेड है, मैं वो माइनस कर दूं, और वो खर्चा कॉमन में से जो मेरा पर्सनल से रिलेटेड है मैं माइनस कर दूं, तो मेरा कॉमन में से वो आ जाएगा जिसको मैं टैक्सेबल के लिए यूज करता हूं। तो C2 में से अगर मैं D1 और D2 को माइनस कर दूं, तो D1 क्या है, वो कॉमन क्रेडिट जो मेरा एग्जम्प्टेड के लिए यूज हुआ, और उसका फार्मूला सामने स्क्रीन पे है, मतलब कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। और मेरा कॉमन में जो पर्सनल का खर्चा है, पर्सनल को रिलेट करता है, वो मुझे क्लॉज J के अंदर बताया गया है, जिसमें कहा गया है 5% ऑफ द C2, मतलब कॉमन क्रेडिट का 5% जो है वो पर्सनल माना जाएगा। और अगर मैं C2 में से ये D1 और D2 हटा दूं, तो मेरा आ जाता है C3, मतलब कॉमन में टैक्सेबल का यूज। इसी चीज को एक दोबारे एक प्रेजेंटेशन के रूप में मैंने आपके सामने डिपिक्ट किया है, जिसके अंदर स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर कोई भी क्रेडिट आपके पास ये कैलकुलेशंस के लिए आता है, तो आपको किस स्टेप्स में आपको फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप 5 दिया गया है, जिसके अंदर C1 की कैलकुलेशन है, स्टेप 7 दिया गया है जिसके अंदर C2 की कैलकुलेशन है, और इसी तरीके से आपको जो है वो स्टेप 10 दिया गया है, जिसमें कॉमन में से टैक्सेबल का पर्पस निकालने का फार्मूला दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग जो है इस फार्मूला को फॉलो करते हैं, तो हमारे को कॉमन में से किस तरीके से जो टोटल क्रेडिट है उसमें, अगर मेरा व्यवसायी एसएससी अगर मेरा टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों में डील करता है, तो क्रेडिट कैसे मिलता है, किस रेशियो में मिलता है, वो एक एक्सप्लेन करने का तरीका बताया गया है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये क्रेडिट मुझे किस तरीके से मिलता है। तो इस केस में, एग्जांपल में, XYZ जो है उसकी टर्नओवर दी गई है 2020-21 की, और ये बताया गया है कि उसके पास टोटल 10 करोड़ की टर्नओवर है, 7 करोड़ टैक्सेबल है, 3 करोड़ एग्जम्प्टेड है, और टोटल क्रेडिट उसके पास 80 लाख रुपए का है। तो अब उसको इस 80 लाख में से कितना क्रेडिट मिलेगा, ये कैलकुलेशन करने के लिए हमारे को उस रूल 42 का फॉलो करना है। मैं आपको एक एक करके आइटम बताता हूं, और फिर हम लोग उस फार्मूले को फॉलो करते हुए अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 5 लाख का क्रेडिट ऐसा है जो पर्सनल कंजम्पशन से रिलेट करता है। तो पर्सनल कंजम्पशन है, मतलब T1 है, तो ये मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं 80 लाख में से 5 लाख को एक बार के लिए T1 लिख के एक अलग टाइप रख दूंगा। फिर उसके बाद मैंने अगला क्रेडिट देखा जो रेंटल से रिलेटेड है, तो मुझे कुछ एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट्स में मैं डील करता हूं, उसके रेंट से रिलेटेड मैं GST पे करता हूं 5 लाख रुपए का, वो भी मुझे क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड का है, इसलिए मुझे वो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, वो मेरा T2 क्रेडिट हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो अगला क्रेडिट जो है वो है 20 लाख रुपए का मोटर बिल्डिंग से रिलेटेड। तो बिल्डिंग क्योंकि मैंने ऑफिस पर्पस के लिए यूज की है,
और उससे रिलेटेड मैंने खर्चा किया है तो ये मेरे ब्लॉक क्रेडिट की श्रेणी में आता है और इसलिए मुझे उसको T3 में डालना पड़ेगा। जो अगले दो क्रेडिट हैं जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड करते हैं और मोटर व्हीकल से रिलेटेड करते हैं, नॉर्मली वो क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है और मैंने मोटर व्हीकल जो है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया तो मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उन दोनों के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में मैंने कुछ ऑफिस के लिए यूज कर लिया तो वो ब्लॉक की कैटेगरी में चला जाएगा और मोटर व्हीकल मैंने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर लिया तो इसलिए ये अपने आप में कॉमन कैटेगरी की श्रेणी में चला गया, मतलब वो अपने आप में C2 की कैटेगरी में चले गए। ये वो क्रेडिट है जिनका टैक्सेबल और एक बार के लिए कहें तो 1 मिनट के लिए, दूसरा वो यूज है जिसके लिए मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो अगली कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस की, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आता है 1 लाख रुपए का, इसलिए वो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल जो मेरी ऑफिस के यूज की है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट से मैंने एक इनोवा गाड़ी ली और उसके ऊपर मैंने सर्विस कराई तो मुझे उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है। और उसके बाद जो मेरा 6 लाख रुपए से रिलेटेड क्रेडिट है जो गुड्स स्टोलन हो गई, मुझे उसका क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में उसको भी डाला गया है तो वो क्रेडिट मुझे अवेलेबल नहीं होता है। फाइनली 20 लाख का ऐसा क्रेडिट है जो मेरा प्योरली टैक्सेबल के रिलेट करता है, जिसको हम T4 बोलते हैं, तो उसको हम लोगों ने T4 माना। तो पहला T1 हो गया 5 लाख, T2 5 लाख हो गया। अगर हम T3 में देखें तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड 20 लाख, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फूड एंड बेवरेजेस वाला 1 लाख, 1 लाख रुपए का जो है मोटर व्हीकल की सर्विस वाला है और 6 लाख रुपया जो है वो गुड स्टोलन का, मतलब T3 जो है वो मेरा 28 लाख हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है वो आगे बढ़े और अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो अगर आप इस सामने स्क्रीन पे देखें तो आपको T बताया गया है कि 80 लाख रुपए का मेरा T है, तो T इज इक्वल टू 80 लाख, T1 5 लाख जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, T2 5 लाख, T3 मेरा हो गया 28 लाख। तो अगर मैं T में से T1 T2 T3 माइनस कर दूं तो मेरा C1 आ जाएगा और C1 यहां पर हो गया 80 लाख माइनस 5 + 5 + 28 मतलब 38 लाख माइनस करता हूं तो C1 इज इक्वल टू 42 लाख। तो C1 मेरा यहां पर 42 लाख हो गया। अब मुझे क्योंकि C2 पे जाना है तो मुझे C1 में से 20 लाख यानी T4 माइनस करना होगा और C1 माइनस T4 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो C2 आ गया मेरा 22 लाख। अब फ्रेंड्स अगर मैं इस 22 लाख की बात करूं तो ये क्रेडिट कॉमन है, इसमें 3 तरह का यूज है, एक एग्जम्प्टेड के लिए यूज है, एक पर्सनल के लिए यूज है और एक टैक्सेबल के लिए यूज है। मतलब मेरा जो है वो टैक्सेबल टर्नओवर जो 7 करोड़ की है। तो अगर मैं इस कॉमन में से एग्जम्प्टेड को निकालना चाहता हूं तो मुझे D1 निकालना पड़ेगा और D1 का फार्मूला जैसे मैंने बोला 3/10 मतलब एग्जम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय कॉमन क्रेडिट, तो वो आ गया 6,60,000। उसी तरीके से कॉमन में एग्जम्प्टेड का पोर्शन जो 5% ऑफ द C2 रहेगा वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा, मतलब 22 लाख का 5% हो गया 1,10,000। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कॉमन में से टैक्सेबल का यूज जो है वो है C3 और विच इज इक्वल टू C2 माइनस D1 प्लस D2, तो वो हमारा 22 लाख में से 7,70,000 माइनस किया तो वो हो गया मेरा 14,30,000। तो फ्रेंड्स अगर हम इस कैलकुलेशन को समझें तो मुझे टोटल 80 लाख में से जो एलिजिबल क्रेडिट है इस पर्टिकुलर फार्मूला में, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में, इस एसएससी के लिए वो बनता है 20 लाख प्लस 14.30 दैट इज 34.30 लाख। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों को एक कैलकुलेशन करनी चाहिए और जैसा कि मुझे रूल 42 में बताया गया है जो स्क्रीन आपके सामने है कि ये कैलकुलेशन मुझे मंथली बेसिस पे करनी होती है, मंथली टर्नओवर के बेसिस पे करनी होती है। CGST, SGST, IGST और UTGST के लिए अलग अलग करनी होती है और फिर उसके बाद ईयर एंड पे मुझे ये कैलकुलेशन दोबारा करनी होती है। और अगर मैं ये कैलकुलेशन में ये पाता हूं कि मैंने कम टैक्स क्रेडिट लिया तो मुझे एडिशनल क्रेडिट मिल जाता है और अगर मैंने मंथली कैलकुलेशन के रेशो के हिसाब से ज्यादा क्रेडिट ले लिया तो कुछ क्रेडिट मुझे उसका पोर्शन के हिसाब से रिवर्स करना होता है और अगर मैं उसमें फेल होता हूं तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है वो रहती है। सो फ्रेंड्स आई बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि उस केसेस में जहां पर एसएससीज की दोनों तरह की टर्नओवर है हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है रेशो क्रेडिट का और मुझे कितना क्रेडिट लेना होता है। ये रूल 42 की एक कैलकुलेशन एक एग्जांपल के साथ हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। होप कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए यूजफुल होगी और आप इससे अपने प्रोफेशनल एंडेवर में आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।